दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की बहुत शानदार तैयारी कराई जा रही है। चैप्टर वाइज स्टडी कराई जा रही है। पहले ही मैं 3 चैप्टर को कवर करा चुका हूं। आज मैं आपके लिए परमाणु संरचना यानी आपके लिए चौथा पार्ट में आज लेकर आ चुका हूं। दोस्तों इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं उनको डिज़ाइन कर दिया गया है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में ये कौन नहीं जानता कि रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में ये कौन नहीं जानता, फिर भी ये मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। फिर भी वे मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। तो आइए दोस्त फटाफट अंदाज में क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और परमाणु संरचना का पहले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्त, पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि नाभिक परमाणु के नाभिक में क्या होता है। पॉलिटेक्निक 2008 में क्वेश्चन पूछ जा चुका है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको आंसर देना है 10 सेकंड में। तो दोस्तों आपका टाइम शुरू करता हूं मैं अब। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, परमाणु के नाभिक में क्या होता है। परमाणु के नाभिक के अंदर जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके बाहर वे चक्कर लगाते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्त, इसमें क्या कहा गया है कि परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था। परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, डाल्टन, जे थॉमसन, बेकेरल या थॉमस ग्राम। तो दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से आपको एक आंसर बिल्कुल करेक्ट देना है। मैं टाइम शुरू करता हूं आपका अब। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका होगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर बेकरल, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु को सर्वप्रथम विभाजित करने वाले वैज्ञानिक का नाम बेकरल था। इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और दोस्तों देखते हैं कि ये क्वेश्चन भी कितना इंपॉर्टेंट है। परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है। द्रव्यमान संख्या कहलाती है, परमाणु संख्या कहलाती है, परमाणु भार होता है या तुल्यांकी भार होता है। आपका टाइम शुरू करता हूं मैं अब। 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर आ चुका होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो कहलाती है वो द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उस क्वेश्चन को भी सीखते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है हमसे कि कैथोड किरणों के लिए आवेश द्रव्यमान अनुपात यानी E/m का मान क्या होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों आप 10 सेकंड में मुझे आंसर बताएंगे। मैं टाइम शुरू करता हूँ आपका अब। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा 9.579 इंटू 10⁴ कूलाम प्रति ग्राम। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि कैथोड किरणों के लिए आवेश द्रव्यमान अनुपात जो होता है वो 9.579 इंटू 10⁴ कूलाम प्रति ग्राम होता है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है कि जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षक में निम्न कक्षक में आता है, उच्च कक्षक से निम्न कक्षक में आता है यानी कूदता है, तब ऊर्जा का वो उत्सर्जन करता है, परमाणु का आकार छोटा हो जाता है, या ऊर्जा का अवशोषण करता है, या परमाणु का इलेक्ट्रॉन बिना उत्सर्जन तथा अवशोषण के चलता है। आप 10 सेकंड में बताएंगे। दोस्तों टाइम शुरू करता हूं मैं आपका अब।
बहुत सारे स्टूडेंट्स का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षक से निम्न कक्षक में आता है तो वो ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसमें देखते हैं क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार वह सूक्ष्मतम कण, किसके अनुसार, डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार, ठीक है, वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कहलाता है। तत्व कहलाता है, परमाणु कहलाता है, अणु कहलाता है, आयन कहलाता है। तो दोस्तों आपको 10 सेकंड में बताना है। मैं टाइम शुरू करता हूं आपका अब। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार है ये बी ऑप्शन, ठीक है। आधुनिक परमाणुवाद के अनुसार मतलब अणु होता है वह सूक्ष्मतम कण जो अणु जो होता है वह मतलब सूक्ष्म छोटे कणों में रहने वाला सूक्ष्मतम कण है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार जो है वो परमाणु है और आधुनिक के अनुसार है वो अणु है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं और देखिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 तथा परमाणु भार 39 है, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, एक ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आपको बताना है 10 सेकंड में। तो दोस्तों आपका टाइम शुरू करता हूं मैं अब। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका होगा। तो दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है आइए समझते हैं। इसमें कहा गया है कि परमाणु क्रमांक 19 है और परमाणु भार 39 है, ठीक है। तो दोस्तों कभी भी आपको न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी हो तो आप परमाणु भार में से इस परमाणु क्रमांक को माइनस कर देंगे तो आपकी न्यूट्रॉनों की संख्या निकल कर आ जाएगी। तो जैसे हम यहाँ पर माइनस करते हैं 39 माइनस के 19 इज इक्वल टू 20। कौन से ऑप्शन में 20 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि कैल्शियम परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान क्रमशः क्या होता है। प्रोटॉन परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान क्या होता है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इस ऑप्शन में से आपको मुझे एक आंसर बिल्कुल सही बताना है कमेंट के अंदर। तो दोस्तों मैं आपका टाइम शुरू करता हूं अब। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर आ चुका होगा। दोस्तों यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है वो बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो बराबर होती है न्यूट्रॉनों की संख्या के। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 20 होता है। कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 20 होता है। तो इसका मतलब 20 उसका परमाणु क्रमांक हो गया, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है न्यूट्रॉनों की संख्या के, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। और प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20-20-20 यानी यहाँ पर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 20-20 हो जाएगी। इस बात को हमेशा याद रखेंगे, ठीक है दोस्त। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और इसमें देखते हैं क्या कहा गया है कि एक तत्व का परमाणु भार 45 तथा परमाणु क्रमांक 21 है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन क्या होंगे, ये हमसे पूछ रहा है। पहले पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन, फिर कह रहा है कि न्यूट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन क्या होंगे। पहले हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है और फिर उसके बाद में न्यूट्रॉन की बतानी है। तो दोस्तों टाइम शुरू करता हूं मैं आपका अब। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर आ चुका होगा। दोस्तों कॉन्सेप्ट समझिएगा इसका। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक तत्व का परमाणु भार वो 45 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 45। तो यहाँ पर और परमाणु क्रमांक 21 है, ठीक है दोस्त। हम जानते हैं कि परमाणु क्रमांक जो होता है वो बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के,
ठीक है, तो यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन हमसे पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 21 शुरू में हो गया। ठीक है, अरे बिल्कुल सही बात है या नहीं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसके बाद में कह रहा है न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के पश्चात मैंने आपको बिल्कुल अभी बताया था कि परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर देंगे तो वहाँ से न्यूट्रॉनों की संख्या निकल कर आ जाती है, यानी 45 माइनस के 21 इजिकल टू 24। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, 21,24, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो यहां पर कहा गया है कि एक तत्व M का परमाणु द्रव्यमान 19 तथा परमाणु क्रमांक 9 है। इसका आयन प्रदर्शित किया जाता है। इसका आयन प्रदर्शित किया जाता है। भाई यहां पर आप क्या काम करेंगे, तो दोस्तों आपको पहले मुझे बताना है, उसके बाद मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है दोस्त, तो आपका टाइम शुरू करता हूं मैं अब। तो दोस्तों बिल्कुल आपका सही आंसर आ चुका होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। इसका कॉन्सेप्ट और समझ लिएगा। तो यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान 19 दिया हुआ है और परमाणु क्रमांक 9 दिया हुआ है। तो इसका आयन प्रदर्शित किया जाता है। इसका आयन प्रदर्शित जो किया जाता है वो किस तरह किया जाता है, इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है कि आपको 9 का परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक का इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेना है। जैसे ही हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 और 7, ठीक है, इसका मतलब अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, M- द्वारा इसका, ठीक है, प्रदर्शित किया जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और यहाँ पर देखते हैं दोस्त, परमाणु क्रमांक बराबर होता है। परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आपको 10 सेकंड में अंदर बताना है। तो दोस्तों मैं आपका टाइम शुरू करता हूं अब। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर आ चुका होगा आप सभी दोस्तों का। यहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल अभी भी बताया था कि परमाणु क्रमांक जो बराबर होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। दोस्तों इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं आते हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं, फॉलो करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो दोस्तों डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर जाएंगे। क्योंकि दोस्तों मैंने भी एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर किया है और मैं हर ऐसे क्वेश्चंस को जानता हूं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद यूपी का टॉप 3 कॉलेज में फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और बिल्कुल सही तरीके से इसको भी सीखते हैं। देखिए इसमें कहा गया है हमसे कि क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो आप हमेशा याद रखेंगे किस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। 2008 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं टाइम शुरू करता हूं आपका अब। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर आ चुका होगा। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, तो उसका हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। ठीक है, तो किस तरह से, तो यहाँ पर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 13 इलेक्ट्रॉन और चौथी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन कि क्रोमियम का परमाणु क्रमांक इतना है और इसका परमाणु भार, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होगा, 2 8 13 1, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, इस बात को आप बताएंगे 10 सेकंड में। 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं आपको टाइम शुरू करता हूं अब। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर आ चुका होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। यहाँ पर आपको एक ट्रिक फॉलो करनी है। ट्रिक मतलब ईंट पर नाच। क्या कहा मैंने जी, सही कहा मैंने, बिल्कुल क्या कहा मैंने, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। ईंट पर नाचने मत लगना, कभी आप ईंट पर नाचने लगते हो कहने के बाद। तो यहाँ पर कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ई मतलब इलेक्ट्रॉन, टे मतलब
थॉमसन, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, ठीक है। पर पे से परमाणु और रे से रदरफोर्ड, यानी परमाणु की खोज रदरफोर्ड ने की थी। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर ने से न्यूट्रॉन और चे से चैडविक, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। इस बात को याद रखें। अरे बात समझ आई या नहीं सर? बिल्कुल आ गई है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है इसमें। तो यहाँ पर दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज कह रहा है ने से न्यूट्रॉन और चे से चैडविक। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं, परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं, कौन से होते हैं? तो दोस्तों आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि परमाणु के अंदर जो होता है, मान लेते हैं कि एक परमाणु है, इसके अंदर जो उपस्थित होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर चक्कर लगाते हैं, इस बात को याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी जो परमाणु के मूल कण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु के नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है, यानी वो नाभिक के अंदर उपस्थित नहीं होता है इलेक्ट्रॉन। इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस मूल कण पर ऋणावेश होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी का आंसर गलत आएगा, तो इसलिए मैं इसका आंसर बिल्कुल यहीं पर बता देता हूँ, टाइम नहीं शुरू करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ऋणावेश होता है, मूल कण पर ऋणावेश होता है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, निम्न में से कौन सा सत्य है, आपको बताना है 10 सेकंड में। तो दोस्तों आपका टाइम शुरू करता हूं मैं अब। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर आ चुका होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि MVR रिलेशन क्या होता है। MVR इजिकल टू NH/2π, NH/2π कौन से ऑप्शन में आ रहा है? अगर हम ध्यान यहाँ पर ये लगाएं कि सर अगर हम इस पाई को उठा करके इस 2 के पास और इस MVR को उठा करके यहाँ पर पाई की जगह रख दें, तो MVR इजिकल टू NH/2π हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर है इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है कि न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर किस तरह का आवेश होता है आपको बताना है 10 सेकंड में। तो दोस्तों आपका टाइम शुरू करता हूं मैं अब। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर आ चुका होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। ना वो ऋणावेश होता है ना उस पर धनावेश होता है, वह एक उदासीन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, इस बात को आप हमेशा याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और इस क्वेश्चन का यानी प्रोटॉन है, इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो प्रोटॉन क्या है एक आपको बताना है 10 सेकेंड में। आपका टाइम शुरू करता हूँ मैं अब। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर आ चुका होगा। तो दोस्तों 2012 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटॉन है एक धनावेशित कण है, इस बात को याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन है एक, इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है। प्रोटॉन है एक धनावेशित कण है, ठीक है। न्यूट्रॉन है एक उदासीन कण है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, और इसमें देखते हैं कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है कि परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, आपको बताना है 10 सेकंड में। आपका टाइम शुरू करता हूं मैं अब। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर आ चुका होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु की प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इस बात को याद आप रखेंगे। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उस क्वेश्चन को भी सीखते हैं।
देखिए इसमें कहा गया है कि परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है। कहाँ पर केंद्रित होता है? नाभिक पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है, न्यूट्रॉन पर होता है, या प्रोटॉन पर होता है? आपको मुझे बताना है 10 सेकंड में। तो दोस्तों आपका टाइम शुरू करता हूं मैं अब। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर आ चुका होगा। परमाणु का समस्त भार जो केंद्रित होता है वो नाभिक पर होता है। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो नाभिक की वजह से ही उसका आकार जो होता है वो उसका जो परमाणु का समस्त भार जो केंद्रित होता है वो नाभिक की ही वजह से होता है। इस बात को आप हमेशा याद रखें दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता क्या थे? मैंने आपको अभी बताया था कि परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता क्या था, यानी पे रेपर। मैंने कहा था ईट पर नाच, पे से परमाणु, रे से रदरफोर्ड, यानी परमाणु की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइम शुरू मैंने इसमें नहीं किया क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर चैप्टर वाइज स्टडी कराई जा रही है आपकी। पहले ही मैं 3 चैप्टर कवर कर चुका हूँ, ये आज मैं चौथा चैप्टर आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। ऐसा ही मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोज़ को लेकर आता रहूँगा, बशर्ते है कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जो भी मैं वीडियो को अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सके। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि 92 यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या किस तरह से निकालते हैं आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो दोस्तों मैं टाइम शुरू करता हूँ आपका अब। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर आ चुका होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि न्यूट्रॉनों की संख्या को निकालने किस तरह निकालते हैं? परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस करते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जब हम 238 में से माइनस करते हैं 92, ठीक है, तो इजिकल टू आ जाएगा हमारा 146। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसमें देखते हैं। इसमें कहा गया है हमसे कि CO2 अणु में केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? CO2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ये हमसे पूछ रहा है। किस तरह से निकालते हैं आप मुझे बताएंगे 10 सेकंड में, फिर उसके बाद मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। 2007 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं टाइम शुरू करता हूं आपका अब। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर आ चुका होगा। CO2 में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, यानी इस पूरे हमें इसमें बताना है CO2 में। तो C का परमाणु भार कितना होता है? सर C का परमाणु भार तो 12 होता है और परमाणु क्रमांक 6 होता है। क्लियर। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सर ऑक्सीजन का परमाणु भार तो 16 होता है और इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर O के 2 अणु हैं, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि परमाणु क्रमांक इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और वो पूछ रहा है हमसे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, यही तो हमसे वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको C का यहाँ पर 1 अणु है, तो C का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर परमाणु कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो जाएगी, ठीक है। बात आती है O2 की, यानी ऑक्सीजन में परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सर 8 होता है। तो 8 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। क्यों कर देंगे 2 से? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, तो 8 दूनी 16, तो 16 को जैसे हम इसमें जोड़ेंगे तो इजिकल टू क्या रहेगा? 16 और 6 22। तो ऑप्शन नंबर किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों ये कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इस क्वेश्चन को भी सीखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि परमाणु संख्या की खोज किसने की थी? परमाणु संख्या की खोज किसने की थी आपको मुझे बताना है 10 सेकंड में। तो दोस्तों मैं टाइम शुरू करता हूं आपका अब। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर आ चुका होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों यहाँ पर परमाणु संख्या की खोज जो की थी, परमाणु की खोज नहीं, परमाणु संख्या की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम मोसले था। इस बात को आप याद रखेंगे, 2006 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया है हमसे
निम्न में से किस एक तत्व की सामान्य संयोजकता 2 है, उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? संयोजकता 2 है। संयोजकता क्या होती है आप अच्छे से जानते हैं, तो आप मुझे 10 सेकंड में बताएंगे। तो दोस्तों आपका टाइम शुरू करता हूं मैं अब। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर आ चुका होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से किस एक तत्व की सामान्य संयोजकता 2 है, ठीक है, उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, यानी उसका हमसे परमाणु क्रमांक पूछ रहा है। अगर चूंकि संयोजकता जो होती है वो लास्ट में जो यानी अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही संयोजकता कहलाती है, ठीक है। जैसे 2 8 2 किसकी होती है सर? 2 8 2 जो होता है, तो यहाँ पर दोस्तों चूंकि यहाँ पर अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने हैं? अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और यही इसकी संयोजकता कहलाती है, ठीक है। तो 2 8 और 2 10, 10 और 2 12, तो 12 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और इसमें देखते हैं दोस्त। इसमें कहा गया है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है, उसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? आप बताएंगे मुझे 10 सेकंड में। बहुत अच्छे से आप जानते हैं इसका आंसर, ठीक है दोस्त। तो आपका टाइम शुरू करता हूं मैं अब। तो दोस्तों बिल्कुल आपका सही आंसर आ चुका होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर हम 19 का, चूंकि परमाणु क्रमांक का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, अगर हम 19 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और तीसरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन। 8 और 8 दूनी 16 और 16 और 2 18, बचा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन, यानी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मान लेते हो किसी भी संख्या का, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक है, तो उसकी संयोजकता कितनी हो गई? 1 हो गई। ये तो बात ही अलग। अब वो कह रहा है कि बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? सर 1 होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। कितना ईजी क्वेश्चन था। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर कह रहा है कि रदरफोर्ड अल्फा का कण प्रकीर्णन प्रयोग में किस तत्व की पन्नी का प्रयोग किया गया था? कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है 10 सेकंड में। तो दोस्तों मैं आपका टाइम शुरू करता हूं अब। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर आ चुका होगा। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में सोने की पन्नी का प्रयोग किया गया था, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्त। यानी कुछ अल्फा कण ऐसे होते हैं जो उससे टकरा करके वापस लौट जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि वो सीधे निकल जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जिससे गए थे वो उसी मार्ग से वापस लौट आए, ठीक है दोस्त। तो इसका पूरा एक प्रयोग किया गया था, सोने की पन्नी पर किया गया था, इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे दोस्त, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर आपको बताना है कि दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है। आपको टाइम शुरू करता हूँ मैं अब। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर आ चुका होगा। यहाँ पर कह रहा है कि दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होता है वो kh/2 होता है, इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर लोहे का परमाणु क्रमांक 26 है, इसका इलेक्ट्रॉन की विन्यास क्या होगा? आप मुझे बताएंगे 10 सेकेंड में। तो दोस्तों आपका टाइम शुरू करता हूँ मैं अब। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर आ चुका होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, लोहे का परमाणु क्रमांक 26 है, यानी 26। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास जब हम करते हैं तो 2 8 14 2, यानी 2 8 14 1 किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया है कि प्रोटॉन पर धनावेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का कितना होता है? 2 गुना होता है, आधा होता है, समान होता है। तो दोस्तों आपको मुझे बताना है 10 सेकंड में। तो दोस्तों आपका टाइम शुरू करता हूं मैं अब।
बहुत सारे स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर आ चुका होगा दोस्तों। 2005 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटॉन पर धनावेश का मान कितना होता है सर? प्लस के 1.6 इंटू 10 to the power -19 गुलाम होता है प्रोटॉन पर। और इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है सर? -1.6 इंटू 10 to the power -19 गुलाम होता है। ठीक है, तो है तो समान ही, बस पॉजिटिव निगेटिव की वो है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन पर धनावेश का मान जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का समान होता है, इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्त, एक समान द्रव्यमान वाले दो तत्व x तथा y के परमाणु क्रमांक 20, ठीक है, यानी इसका 20 है और इसका 22 है। यदि x के नाभिक में 22 न्यूट्रॉन है तो तत्व y में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो तत्व y में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों मैं टाइम शुरू करता हूं आपका अब। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर आ चुका होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब यहाँ पर 2004 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो यहाँ पर अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाई में न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है तो यहाँ पर 20 निकल कर आ जाएगी। इस बात को आप हमेशा याद रखें दोस्त, आप अच्छे से इस बात को याद रखेंगे, निकाल सकते हैं इसको आप। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, इसमें कहा गया है कि एक तत्व के दो समस्थानिक में कौन सा गुण अलग अलग हो सकता है। 2012 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं टाइम शुरू करता हूँ आपका अब। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर आ चुका होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। एक तत्व के दो समस्थानिक में कौन सा गुण भिन्न हो सकता है? तो यहाँ पर आप हमेशा याद रखेंगे द्रव्यमान संख्या अलग हो सकती है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह नियम को बताता है कि किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? कौन सा बताता है? तो दोस्तों मैं आप टाइम शुरू करता हूँ आपका अब। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर आ चुका होगा। पाउली का अपवर्जन नियम जो है वो यह बताता है कि किस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है। किसी तत्व का परमाणु भार 19 है, कितना है परमाणु भार उसका? 19 है। परमाणु के द्वितीय कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, ये हमसे वो पूछ रहा है। तो दोस्तों मैं टाइम शुरू करता हूँ आपका अब। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर आ चुका होगा। तो दोस्तों यहाँ पर नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या जो हो जाएगी वो 9 हो जाएगी, इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया कि परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्व के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अगर हम देखिए, इसमें टाइम शुरू नहीं कर रहा हूँ, इसमें केवल मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो परमाणु क्रमांक 15 है, इसका हमें इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है। तो 2 8 8 और 2 10 बचे कितने सर? 5 बचे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 5 है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को समझिएगा। Na+ के आयन इलेक्ट्रॉनिक है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें? 2011 में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दोस्तों सारे क्वेश्चन वे करा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे भी जा चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूँ, इस पूरे चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को निकलते हैं, बनते हैं, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो उनको डिज़ाइन किया गया है। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। जो
पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं उनको मेरे बारे में बताइए। तो दोस्तों आप कहीं भी आपको दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट आपको क्लियर करना हो, 9997 आप कॉल कर सकते हैं, 9997574396 इस नंबर पर कॉल करके आप सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्त। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा Na+ के आयन सम इलेक्ट्रॉन है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। Mg2+। ठीक है दोस्त। न्यूट्रॉन किसे छोड़कर सभी परमाणुओं में उपस्थित होते हैं? किसको छोड़कर न्यूट्रॉन सभी परमाणुओं में उपस्थित होते हैं? तो दोस्तों आपको 10 सेकंड में आंसर बताना है। आपका टाइम शुरू करता हूं मैं अब। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर आ चुका होगा। तो दोस्तों हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते, क्योंकि इसका एक ही परमाणु क्रमांक होता है और एक ही परमाणु भार होता है। न्यूट्रॉन की कोई जगह इसमें नहीं होती। अगर हम यहाँ से देखिए यहाँ पर देखिए H, इसका एक इलेक्ट्रॉन एक इसका परमाणु क्रमांक है और एक इसका परमाणु भार है। क्लियर। अगर हम यहाँ से निकालना चाहे न्यूट्रॉनों की संख्या, क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के जब निकालते हैं तो परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस करते हैं, तो 1 माइनस के 1 इजिकल टू कितना हो जाएगा? 1 - 1 इजिकल टू 0 आ जाएगा। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय विकिरण है, कौन सी विकिरण है, कौन सी किरणें ऐसी हैं जो सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य की हैं? इस बात को आप हमेशा आप मुझे बताएंगे 10 सेकंड में। तो दोस्तों मैं आपका टाइम शुरू करता हूं अब। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर आ चुका होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप हमेशा याद रखेंगे रेडियो तरंगे ही ऐसी तरंगे हैं सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, विकिरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसे लगी आज की वीडियो? मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर इन क्वेश्चन में से कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसता है, डेफिनेटली आप उसको अच्छे से कर जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को जितना भी हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और दोस्तों को ज़रूर बताइएगा कि इस चैनल पर चैप्टर वाइज स्टडी और फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। इसीलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।